दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्यूर एवर विल, यानी शक करते रहने की आदत हमेशा ख्वाबों का गला घोट देती है। अगर एक यूनिट, एक टीम, एक मुल्क के लोगों को आपस में एक दूसरे पर ही शक होने लगता है तो कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाती जिसका उसने कभी ख्वाब देखा होता है। फिर चाहे उस टीम में कितने ही कामयाब, टैलेंटेड, स्किल्ड मेंबर्स क्यों ना हो। यही कुछ वाकयात क्रिकेट की दुनिया में भी हुए हैं, जहाँ एक फेलियर ने पूरी टीम, पूरे देश का मॉरल न केवल डाउन कर डाला बल्कि आगे आने वाली उन सभी पॉसिबिलिटीज को भी खारिज कर दिया जो एक अच्छे इरादे से हासिल की जा सकती थी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट के उन दो बदनाम या दागदार, आप जो भी नाम देना चाहे, मैचों या उनसे जुड़ी घटनाओं को तसलीब से जिक्र करेंगे जिन पर आरोप तो लगे फिक्सिंग के, लेकिन कभी प्रूफ नहीं हो पाए। लेकिन उसने उन दो खिलाड़ियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जिसने उनकी पूरी टीम को न केवल बदनाम किया बल्कि अगले और पिछले कई राज एक साथ उजागर कर दी, जिसने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की इज्जत सरेआम उछाल दी। बात फिक्सिंग या किसी दागदार मौके की हो तो उसमें हमारा हमसाया मुल्क हमेशा हम फर्स्ट करते हुए पहली पोजीशन का रिवार्ड प्राप्त कर लेता है। नई जनरेशन को 2010 का लॉर्ड्स टेस्ट और उसी साल का सिडनी टेस्ट याद होगा, लेकिन पाकिस्तान फिक्सिंग का 1994 से ऑफिशियली ऑनर बना हुआ है। आप खुद सोचिए उस टीम के ड्रेसिंग रूम की हालत क्या होगी जहां वही प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही गवाही दी थी। जी हाँ, साल 1999 के वर्ल्ड कप की शुरुआत भले ही पाकिस्तान ने जीत के साथ की हो, लेकिन टीम के मेंबर्स एक दूसरे पर ही डाउट करते रहे। उस वर्ल्ड कप में टीम के कप्तान थे वसीम अकरम, जिन पर एक बॉलर अताउर रहमान ने $1 लाख उनको दे करके न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब बॉलिंग करने का आरोप लगाया था। अब एक थे सलीम मलिक, जिन्होंने वसीम वकार पर आरोप लगाया था कि उन दोनों ने उनको कप्तानी से हटा दिया था। वसीम और वकार खुद कप्तानी को लेकर के बंदर बाट कर रहे थे। ऊपर से जब ये बांग्लादेश से हारे तो उसने आग में घी का काम किया, क्योंकि मलबा तो कप्तान पर ही गिरना था। खैर, उसको ये कह करके साइडलाइन कर दिया गया कि देखो देखो, वेस्ट इंडीज भी तो केन्या से हार गया था। सबने यानी कि पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फैंस ने कि हो सकता है कि यह एक अपसेट हो। अब आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप वसीम अकरम हैं और तब तक आप द ग्रेट वसीम अकरम बन चुके हैं। आपने पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट ऑफ द मैचेस स्कोर डिफेंड करते हुए जीते हैं, क्योंकि आपके पास आपके अलावा वकार यूनुस, अब्दुल रज्जाक, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक और अजहर महमूद हैं। हालांकि वकार एक ही मैच खेले, वो भी आप हार गए बांग्लादेश से। फिर आप देखते हैं कि फाइनल के 1.5 दिन पहले से ही तेज बारिश हो रही है, फाइनल की सुबह भी बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है और आप टॉस से जीत गए हैं। अब तक आपने पहले बैटिंग चुनी है क्योंकि आपकी बॉलिंग आपकी ताकत है। अब आप फाइनल में टॉस जीत करके आप क्या चुनेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? आपने जो भी सोचा हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन वसीम अकरम ने उस दिन सभी को चौंकाते हुए टॉस जीत करके बैटिंग ले ली। उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, उसको हाल ही में वसीम अकरम के रूमी रहे एजाज अहमद ने ये कहकर के हवा दे दी कि मैंने वसीम को बोला था कि ओवरकास्ट कंडीशन है, टॉस जीते तो पहले बॉलिंग लेना। उसके आगे एजाज बताते हैं कि वसीम को मैंने कहा था कि तू कप्तान है, जो फैसला करना चाहे कर ले, लेकिन एक बार टीम मीटिंग करके सबकी राय ले ले। लेकिन जैसे उसने टॉस जीत करके बैटिंग का फैसला किया तो हम सब हैरान थे। मेरे बगल में इमरान खान खड़े थे। मैंने कहा कि आप दुआ करें, मैं पैड पहन करके आता हूँ। खान साहब ने थोड़ी देर में बोला कि एजाज, तुम लोग ये मैच हार चुके हो। उसी बात को लेकर के एजाज कहते हैं कि वसीम ने टीम मीटिंग की ही नहीं, क्योंकि लंच के बाद टीम सीधे ग्राउंड में ही मिली जहां हम टॉस हार चुके थे। जबकि वसीम बार बार कह चुके हैं कि टॉस जीतने के बाद का फैसला केवल एक अकेले कप्तान का नहीं होता है, पूरी टीम का होता है। और सभी का मानना था कि बॉलिंग हमारी ताकत है, बस पाकिस्तान का हारना था कि पूरे मुल्क में फिक्सिंग जैसे अल्फाज आग की तरह फैलने लगे। लोगों ने सबसे पहले वसीम को ही निशाना बनाया, क्योंकि साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में टॉस से जस्ट 15 मिनट पहले उन्होंने शोल्डर इंजरी का हवाला देकर न खेलने का मन बनाया था। जबकि एड फीजू ने कहा था कि वसीम ने इंजरी फेक की थी। फिर लोगों ने अचानक से एक और थ्योरी पकड़ ली कि 1 मिनट, हम तो 68 पर 2 आउट हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से बैट्समैन आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ करके अपनी विकेट थ्रो कर रहे थे, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद तो बॉल ने स्विंग करना कम कर दिया था। यही वजह है कि गिलक्रिस्ट ने 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और उनकी बैटिंग मैच शुरू होने के 1.5-2 घंटे में आ गई थी। इन थ्योरीज ने बवाल खड़ा कर दिया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, जिसको 2000 में आई जस्टिस कयूम रिपोर्ट ने और पुख्ता कर दिया। खिलाड़ियों में ऐसी दूरियां बनी कि 2003 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप को सेमीफाइनल में भी जगह नहीं मिली और आज तक लोग 1999 फाइनल को फिक्सिंग करार देते हैं। भारत में फिक्सिंग का जिन्न भले ही साल 2000 में साउथ अफ्रीका की मेजबानी के दौरान आया, लेकिन वो साया भारत का पीछा 1994 से ही कर रहा था। याद आता है कि ये वही साल है जब मार्क वॉ और शेन वॉर्न ने सलीम मलिक पर उनको पैसे देकर अंडर परफॉर्म करके मैच हारने का आरोप लगाया था। खैर, बात करते हैं भारत के फिक्सिंग स्कैंडल की शुरुआत की। 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान साल 2000 में उस दिन मीडिया के सामने
फफक फफक करके रो पड़ा जब मीडिया ने उस महान खिलाड़ी पर फिक्सिंग के लग रहे आरोपों पर सफाई मांगी। कपिल देव पर यह आरोप लगाया गया था कि मनोज प्रभाकर ने आउटलुक मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल से कि एक सीनियर खिलाड़ी ने उनको 1994 में पाकिस्तान से मैच हारने के एवज में 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि 80s 90s में अक्सर कहा जाता था कि शारजाह में होने वाले मैचेस फिक्स हुए थे। टैक्सी ड्राइवर ही मैच का रिजल्ट पहले बता देता था। इवन कपिल देव ने ही एक बार बताया था कि दाऊद इब्राहिम उनके ड्रेसिंग रूम में घुस करके खिलाड़ियों को महंगे गिफ्ट देने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने उसे भगा दिया था। आज उन्हीं कपिल देव पर उन्हीं की टीम के एक साथी ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। अब ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैच बारिश की वजह से धुल गया था, क्योंकि मैच का वेन्यू स्विमिंग पूल कहे जाने वाले कोलंबो में था, जहाँ तक कि रिजर्व डे भी मैच रद्द होने से बचा नहीं पाया। खैर बीसीसीआई ने तब चंद्रचूड़ कमेटी बिठाई ताकि इस आरोप की जांच हो, लेकिन उनका रिजल्ट नेगेटिव निकला, यानी कि भारत में मैच फिक्सिंग की किसी भी बात को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन मनोज ने जिन मैचों का और हवाला दिया, यह मामला तूल पकड़ने लगा। प्रभाकर के अनुसार 1991 में भारत पाक शारजाह मैच में खराब रोशनी के बावजूद उनको और संजय मांजरेकर को खेलते रहने के लिए कहा गया और भारत फाइनली वो मैच हार गए। इसके अलावा उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1994 में खेले गए कानपुर वनडे मैच को भी घसीटा, जहां उन्होंने और नयन मोंगिया ने टारगेट चेज करते हुए 48 गेंदों में महज 11 रन जोड़े और अगले ही मैच में दोनों को ड्रॉप कर दिया गया। और कपिल देव ने जब करण थापर को साल 2000 में इंटरव्यू दिया था, तो इस सवाल पर फफक फफक कर रो पड़े थे। ये मामला थमा ही था कि साल 2000 में एक ऐसा वीडियो टेप आया जिसने सनसनी मचा दी, जिसमें जगमोहन डालमिया और जयवंत लेले ने कपिल देव को इन्वॉल्व बता करके हंगामा खड़ा कर दिया। उनके अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में कपिल देव ने जानबूझ करके फॉलो ऑन नहीं होने दिया। यही नहीं, रवि शास्त्री ने इजहार पर खुलासा किया कि 1996 में टाइटंस कप के दौरान एक डीलक्स घड़ी खरीदने के लिए ऑन द स्पॉट 6 लाख रुपए कैश दिए गए, लेकिन टाइटंस कप का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि सचिन ने सिंगल हैंडेडली सेमीफाइनल और फाइनल जिता दिया। रवि शास्त्री अब एक ऐसा खुलासा करने वाले थे जिसकी वजह से कपिल देव का नाम सामने आने वाला था। रवि शास्त्री ने बताया कि 1994 में मनोज प्रभाकर ने उनको और गावस्कर को बताया था कि कपिल ने उनको क्या ऑफर दिया था, और अभी तक कपिल देव को इसके लिए बचाया जा रहा है, क्योंकि उनका दाऊद से रिलेशन है। इस खुलासे ने उस वक्त जो कहर बरपाया था वो कपिल देव पर ही सबसे ज्यादा टूटा। हालांकि गावस्कर ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, और ऊपर से सिद्धू ने यह कहकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि कपिल ने उन पर एहसान किया है कि उनको खेलने का मौका मिला। बस फिर क्या होना था, 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के घर सीबीआई की रेड हुई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। ये ऊपर जिस वेस्टइंडीज वाले मैच की बात की गई है, इस पर टीम फिजियो अली ईरानी ने कहा कि वो मैच तो फिक्स था, और अजीत वाडेकर भी इसमें इन्वॉल्व थे। वाडेकर साहब ने चंद्रचूड़ कमेटी के आगे ये बात मानी ही नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कन्फेस कर लिया। इससे कपिल देव से फोकस हटाकर खुद मनोज प्रभाकर पर शिफ्ट कर दिया गया। अब जब मनोज प्रभाकर की कुंडली खुल गई तो पता चला कि भाई साहब इनके खुद बुकीज से कॉन्टेक्ट है, जिनको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, खिलाड़ियों से मिलवाया और खुद पैसे लेकर के अंडर परफॉर्म किया। आखिर में कपिल पाजी निर्दोष साबित हुए और अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा। साथ ही मनोज प्रभाकर के क्रिकेट रिलेटेड किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पर काबिज होने की संभावना को बैन कर दिया गया। ये दोनों वाकयात एक तरीके से क्रिकेट ऑफ इंडो पाक को बयां करते हैं। भारत ने हालांकि 2000 के बाद से इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं की है जो हमारी क्रिकेटिंग लेगेसी पर काला धब्बा बन करके हमेशा के लिए रह जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में वर्ल्ड कप में लगी फिक्सिंग के आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मानो ऐसा किया हो कि आरोप सारोप क्या होता है। आइए आपको फुल प्रूफ फिक्सिंग का पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। यहाँ पर 2010 में हुए लॉर्ड्स क्रिकेट मैच की बात हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि उससे पहले हुए सिडनी टेस्ट से भी ऐसी ही सुगबुगाहट हो रही थी, जब कामरान अकमल ने एक सिंपल रनआउट नहीं किया और पीछे 3-4 कैच छोड़ दिए। ऐसी सुस्त कीपिंग और बैटिंग की वजह से पाकिस्तान एक सिंपल मैच हार गए। यहीं से मोहम्मद आसिफ को भी लगने लगा कि कोई तो फंसा नहीं, तो क्यों न ट्राई मारा जाए, क्योंकि आकिब जावेद की एक वीडियो लीक हो गई जिसमें कामरान अकमल द्वारा जानबूझ करके छोड़े गए रनआउट को सस्पिशियस बताया गया। पूरा पाकिस्तान तब और शौक हो गया जब लॉर्ड टेस्ट के बुकीज मजीद मजहर ने यह खुलासा किया कि सिडनी टेस्ट भी फिक्स था। बस फिर जो उथल पुथल हुई है पाकिस्तान टीम में वो आज तक बनी हुई है, लेकिन भारत ने खुद के सिस्टम को मजबूत किया है। हम टेक्निक के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ कप्तानी को लेकर के बंदर बांट नहीं होता है, न ही किसी धार्मिक किताब की हलफ ली जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में हो चुका है। अगर आप भी वो वाकया जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, वीडियो के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो वीडियो तभी आएगी जब आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये टॉपिक्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।